Hello and welcome to another episode of India and नमस्कार Global और Left. इंडिया एंड द ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही आप YouTube सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के मैं आज रात के हमारे अतिथि प्रोफेसर जेफरी सैक्स का स्वागत करना चाहूँगा। प्रोफेसर सैक्स एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, भूराजनीतिज्ञ, प्रमुख स्नोवाग्र और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सैक्स, इंडिया एंड द ग्लोबल लेफ्ट में आपका दिलचस्प। Professor Sachs, welcome back to India and Global Left. Gay Moss course more Lord. I wanted to start out with a broad मैं एक question व्यापक on, प्रश्न से शुरुआत करना चाहता था जो अमेरिकी साम्राज्य से जुड़ा है, क्योंकि वर्षों से हमने देखा है कि अमेरिका दुनिया भर में एक के बाद एक देशों पर बमबारी करता रहा है, ब्लैकमेल करता रहा है, धमकियां देता रहा है, शुल्क लगाता रहा है और अस्थिरता फैलाता रहा है। बहुत से लोग अब अमेरिकी साम्राज्य के पतन की बात कर रहे हैं। तो एक और ये सब हो रहा है और दूसरी ओर वो अब भी तरह तरह की गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। अगर आप इसे हमारे लिए अवधारणात्मक रूप में समझा सकें तो आप अमेरिकी साम्राज्यवादी तंत्र की इन देर साम्राज्यवादी अवस्थाओं में की जा रही गतिविधियों को कैसे वर्णित करेंगे? at its late imperial phase. The U.S. is making a lot of trouble. देखिए, अमेरिका बहुत सारी परेशानियां और अस्थिरता पैदा कर रहा है, लेकिन वह कई मायनों में अपनी सीमाएं भी देख रहा है। अमेरिका सापेक्षिक रूप से गिरावट में है, और जब शक्ति की बात आती है तो सापेक्षिक हिस्सेदारी ही मायने रखती है। तो निश्चित रूप से किसी भी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त, कुल आर्थिक उत्पादन, सैन्य प्रभाव, अमेरिका की हिस्सेदारी सापेक्षिक रूप से घट रही है। हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वाशिंगटन में अमेरिका की एक ध्रुवीय कल्पना बनी हुई है। मैं कहूँगा ये एक ध्रुवीय भ्रम है। वो जगह जगह कदम दर कदम ये सीख रहा है कि उसकी सीमाएं वास्तव में हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति के रूप में मानसिक रूप से अस्थिर हैं और बहुत बुद्धिमान नहीं हैं। A psychologically unstable and not very bright person, and so the learning is very haphazard. और इस तरह सीखने की प्रक्रिया बहुत असंगठित और कठिन है। लेकिन मैं कहूँगा कि संस्थागत रूप से अमेरिका धीरे धीरे चीन, रूस, भारत, यहाँ तक कि ईरान की वास्तविकताओं को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत सावधानी से कहूँगा कि अमेरिका शायद ये सीख रहा है, हमला मत करो, ये भी अच्छा विचार नहीं है। तो जो हम देख रहे हैं वो वास्तव में एक देर से साम्राज्यवादी चरण है। वॉशिंगटन की सुरक्षा व्यवस्था में एक मानसिकता जो भ्रमित है, कुछ हद तक इधर उधर भटक रही है, क्योंकि ये सीमाएं उस वर्ग के लिए कष्टदायक जो दुनिया पर अमेरिका के शासन में विश्वास रखता है। इसलिए हम बहुत अस्थिरता देख रहे हैं, छोटे देशों पर बहुत दबाव और धौंस जमाने की प्रवृत्ति भी। में कुछ सावधानी बढ़ती जा रही है। कहूं कि यह निश्चित रूप से एक अस्थिर क्षण है। I would say it's an unstable moment, certainly. And if you could tell us a little bit about the और क्या आप हमें इस समय अमेरिकी विदेश नीति के प्रति घरेलू भावना के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हमने फिलिस्तीन पर अमेरिकी नीति के खिलाफ जबरदस्त जनसंग्रहण देखा है। क्या आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण और ईरान के साथ चल रहे आसन युद्ध पर घरेलू प्रतिक्रिया के बारे में भी बात कर सकते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश लोग इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? Most people in the United States feel about it. Well, I think the first point is surprising as it might. खैर, मेरा मानना है कि पहला बिंदु यह है कि जितना यह एक ऐसे देश के लिए आश्चर्यजनक लग सकता है जो दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने में इतना शामिल है, विदेश नीति चर्चा का पहला विषय नहीं है। आम जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार जो लोगों से पूछते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, लगभग सभी प्रमुख मुद्दे घरेलू हैं। सुलभता पिछले वर्ष का प्रमुख शब्द बन गया, क्योंकि औसत कामकाजी वर्ग के अमेरिकियों के जीवन स्तर वर्षों से स्थिर या गिरावट पर है। यही वह कारक था जिसने ट्रंप को 2 बार सत्ता में लाया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वे इस समस्या को हल करेंगे, जो निश्चित रूप से वे नहीं करने वाले हैं।
लेकिन ये उनके राजनीतिक संदेश का हिस्सा था। 2004 में, फिर 2020 में और फिर 2024 में दोबारा जीतने के समय कि वे आय या जीवन स्तर की चुनौती को ठीक करेंगे। standard or living standard challenge. If you look at foreign policy attitudes, which अगर आप विदेश नीति के रुझानों को देखें जो अमेरिकी राजनीति में महत्व के मामले में काफी नीचे आते हैं, तो आम जनता आमतौर पर युद्धों और दुस्साहसिक कार्रवाइयों के खिलाफ है। इजरायल के प्रति दृष्टिकोण पिछले 3 वर्षों में नाटकीय रूप से बदल गया है, क्योंकि लंबे समय तक इजरायल को एक अमेरिकी सहयोगी और मित्र, एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता था जिसे समर्थन दिया जाना चाहिए। ये धारणा इजरायल द्वारा किए गए नरसंहार के साथ समाप्त हो गई, और ये समझ में आने वाली बात है, खासकर युवाओं के बीच। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में वेनेजुएला पर आक्रमण करने या कनाडा या मेक्सिको को परेशान करने की कोई इच्छा है। कुछ विशेष समूहों के छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे दक्षिणी फ्लोरिडा में वेनेजुएलन प्रवासी, जो स्थानीय या राज्य स्तरीय चुनावों में स्विंग वोटर भी हो सकते हैं। लेकिन अमेरिकी जनता में व्यापक रूप से विदेशी हस्तक्षेपों के लिए कोई समर्थन नहीं है। वास्तव में मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप का नारा ये संकेत देने के लिए था कि वह अमेरिकी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अतीत की तरह शासन परिवर्तन अभियानों में शामिल नहीं होंगे। लेकिन निश्चित रूप से वह किसी भी मानक का पालन नहीं करते, इस वाले का भी नहीं। निचोड़ यह है कि उनकी विदेश नीति लोकप्रिय नहीं है। ट्रंप को देश के भीतर बहुत सीमित समर्थन प्राप्त है। ये वह साल है जब अमेरिकी सैनिक अमेरिकी शहरों की सड़कों पर थे, लोगों को मार रहे थे और इन तथाकथित आव्रजन एजेंटों की चौंकाने वाली क्रूरता दिखाने वाले वीडियो सामने आ रहे थे। ये सब अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर बिल्कुल नंबर 1 मुद्दा है। ट्रंप की स्वीकृति रेटिंग सर्वेक्षण से सर्वेक्षण तक बदलती रहती है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये लगभग 37 या 38% के आसपास है, जबकि अस्वीकृति मध्य 50% में है। स्वीकृति रेटिंग निश्चित रूप से नीचे जा रही है। यह ऐसी चीज नहीं है जो फिर से सुधरने वाली हो। ट्रंप ने जीत हासिल नहीं की है। उनके पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है जो वास्तव में उनके मतदाताओं या समर्थकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करे। इसलिए यह एक असफल प्रशासन बनने जा रहा है। और हमारे लिए सवाल यह है, असफलता का रूप क्या होगा? धीरे धीरे खत्म होना या धमाके के साथ अंत होना, यह हम अभी नहीं देख सकते। और प्रशासन द्वारा किए गए कुछ बदलाव, चाहे वह विदेश नीति में हो या घरेलू स्तर पर, मैं सुरक्षा तंत्र के आंतरिकीकरण के बारे में सोच रहा हूँ, जिस तरह से ये पहले कभी, खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि जिम क्रो के साल भी थे और इसी तरह की बातें, लेकिन हाल के इतिहास में ये बहुत व्यापक रहा है। अब हमारे पास आईसी एजेंट इधर उधर घूम रहे हैं, विश्वविद्यालयों पर निगरानी रखी जा रही है और इसी तरह की चीजें हो रही हैं। आपको क्या लगता है, इन बदलावों में से कितने अपेक्षाकृत स्थायी हैं? मेरा मतलब यह है कि अगर कल ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी हार भी जाए, तो इनमें से कितना आसानी से समाप्त नहीं होगा और इनमें से कितना शायद अस्थायी है, ऐसी चीज जो किसी वैकल्पिक स्थिति में धीरे धीरे मिट सकती है। मुझे लगता है कि कुछ हिस्से ट्रंप जैसे हैं, जैसे अमेरिकी शहरों की सड़कों पर आईसी एजेंट जो लोगों को उनके घरों से घसीटते हैं, 5 साल के बच्चों को ले जाते हैं और मेरी नज़र में लोगों को लगभग ठंडे खून से गोली मार देते हैं। ये मेरी राय में ट्रंप जैसा है और इसे इस सरकार के अजीबोगरीब लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जैसे उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, जो निश्चित रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फांसीवादी हिंसा के समर्थक हैं। बिल्कुल चौंकाने वाला। ये इस तरह की गतिविधियों के व्यापक समर्थन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत है। दूसरी ओर, हमारे परिदृश्य के कुछ तत्व स्थायी हैं। उदाहरण के लिए राज्य निगरानी।
मुझे नहीं लगता कि ये कहीं जा रही है। ये ट्रंप से शुरू नहीं हुई थी। Otra Zofrant Gesag Kammerbrigishwargi. Thankord du Testamoth, Elistrup 4. It is deeply unpleasant. Silicon Valley's power and authority for private. सिलिकॉन वैली की निजी निगरानी में शक्ति और अधिकार राज्य निगरानी के साथ मिलकर और यह एक साझेदारी है बहुत मजबूत है। फिलहाल इसे समाप्त करने या नियंत्रण में लाने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता। इसलिए मेरा मानना है कि जो हम देख रहे हैं निगरानी राज्य ट्रैकिंग निगरानी दंड देने रद्द करने के लिए डिजिटल साधनों के बढ़ते उपयोग ये सब जल्द ही खत्म नहीं होने वाला। ये एक संरचनात्मक समस्या है और ये काफी गहराई तक जाती है। जो बिल्कुल चौंकाने वाले हिस्से हैं माफ कीजिए मुझे लगता है कि हम उन्हें कम से कम कुछ हद तक ट्रंप गिरोह ट्रंप टीम से जोड़ सकते हैं जो पूरी तरह से सीमाओं को जितना संभव हो उतना आगे बढ़ाने की कोशिश में है ताकि ये देख सकें कि असली सीमाएं कहाँ हैं। जब वे उन सीमाओं से टकराते हैं तो अब तक पीछे हट जाते हैं लेकिन उनका लक्ष्य हर सीमा को धकेलना है और वे कई सीमाओं को धकेल रहे हैं। I wanted to come to Iran, given talks. मैं ईरान आना चाहता था क्योंकि बातचीत चल रही है, लेकिन पिछले साल जून में हमने 5 या 6 दौर की बातचीत देखी थी जिसके बाद ईरान पर बमबारी हुई। बहुत से लोग इन वार्ताओं को लेकर बेहद सतर्क हैं क्योंकि ये फिर से युद्ध शुरू करने की एक चाल भी हो सकती है। इन वार्ताओं को परमाणु वार्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इस पैकेज में उनके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को पीछे हटाने जैसी बातें भी शामिल हैं, जिसे ईरान ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। आप इन वार्ताओं को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये ईमानदारी से की जा रही हैं या ये सिर्फ एक छलावा है? With all honesty, or do you think it's just a deception? Well, when it comes to the US, there's no such thing as honesty. So, खैर जब बात अमेरिका की आती है तो ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बातचीत भरोसेमंद है। इस तरह का व्यवहार सामान्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पर लागू ही नहीं होता और ट्रंप के शासन में तो बिल्कुल नहीं। दोनों पक्ष बहुत अनिश्चित स्थिति में हैं। मूल बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जायोनी लॉबी पिछले 30 वर्षों से हर साल की तरह ईरान के साथ युद्ध के लिए दबाव डालती रही है। यह एक निरंतर प्रयास रहा है। यह बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे बड़ा सपना रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बार बार इजराइल की ओर से या इजराइल के आग्रह पर युद्ध किया है। इराक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, लेकिन सीरिया, लेबनान और लीबिया ऐसे सभी मामले हैं जहां इजराइल ने दबाव डाला और अमेरिका ने ऐसे तरीके से काम किया जो मेरी नज़र में उसके अपने हितों के बिल्कुल खिलाफ था। तो जब बात ईरान की आती है तो युद्ध के लिए एक बड़ा लॉबी समूह दबाव बना रहा है। मेरा मानना है कि जो हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात 2 तथ्यों का मेल है। पहला, ईरान वेनेजुएला नहीं है। यह अमेरिका के पिछवाड़े में नहीं है, यह सैन्य रूप से कमजोर नहीं है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने झुककर मरने का नाटक नहीं करने वाला। इसलिए ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर वास्तविक सतर्कता है, खासकर उसके हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर, जिन्होंने पिछले जून में स्पष्ट रूप से इजराइल के आयरन डोम को भेद दिया था। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है, फिर से कहूं मैं बस अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि हमें वास्तव में अभी दिन प्रतिदिन ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप को क्षेत्र के देशों से, अन्य देशों से काफी कुछ सुनने को मिला होगा। मेरा मानना है कि तुर्की से, शायद सऊदी अरब से, राष्ट्रपति पुतिन से और राष्ट्रपति शी से, सभी ने ट्रंप से कहा होगा, ऐसा मत करो, ये खतरनाक है, ये लापरवाही है, इससे स्थिति बिगड़ सकती है, ये तुम्हारे हित में नहीं है। तो हम युद्ध के बहुत करीब हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ संकेत हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस स्थिति से पीछे हट रहा है जो पहले आसन लग रही थी।
And I think that the reason the US is pulling back is that मेरा मानना है कि अमेरिका के पीछे हटने का कारण यह है कि वह अपनी सीमाओं को पहचान रहा है और उनका आकलन कर रहा है। जैसा कि हम कुछ मिनट पहले बात कर रहे थे, ईरान के साथ युद्ध भयानक और खतरनाक होगा, सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी। इसलिए इस संदर्भ में मुझे लगता है कि वास्तविक सतर्कता दिखाई दे रही है। हमने एक दिन की बातचीत की थी। मैंने ये नहीं सुना कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन दोनों पक्षों ने सकारात्मक बयान दिए। बेशक ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल की गर्मियों में भी ऐसा ही हुआ था। मेरा अनुमान, और ये पूरी तरह से एक अनुमान है, यह है कि ईरानियों ने कहा हम एक ही मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, परमाणु मुद्दे पर, और अमेरिका ने मूल रूप से इसे स्वीकार कर लिया। यही एक सीमा है और मुझे लगता है कि ये शायद पहले दिन का परिणाम था। Was the result of the first day. And to my mind, if I not to over मेरे विचार से बिना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहे, मेरा अनुमान है कि वॉशिंगटन में अब एक तरह की सतर्कता है जो एक महीने पहले नहीं थी, क्योंकि वे देश जिन्हें ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, रूस, खासकर जब रूस से जुड़े कई मुद्दे चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पर चीन के साथ भी चर्चा हुई होगी। मेरा मानना है कि ऐसा ही हुआ होगा, और इन सब बातों ने अमेरिकी पक्ष को सोचने मजबूर किया है। अगर ऐसा है तो ये शायद उस बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण होगा जो मैं पहले कह रहा, कि अमेरिकी शक्ति की सीमाएं न केवल स्पष्ट और वास्तविक है, बल्कि अब वॉशिंगटन में भी उन्हें समझा जानेगा। मैं आपसे वेनेजुएला के बारे में जल्दी से पूछना चाहता था, क्योंकि आप सीमाओं की वास्तविकता के बारे में बात कर रहे थे। कुछ क्षेत्रों में ये अधिक स्पष्ट है और कुछ में कम, और लैटिन अमेरिका इसका एक उदाहरण लगता है। फिर भी हमने अब तक वेनेजुएला पर किसी पूर्ण पैमाने के आक्रमण को नहीं देखा है, कम से कम अभी तक तो नहीं। अमेरिकी प्रशासन कहता है कि वे बातचीत में हैं, हालांकि निश्चित रूप से हर दृष्टि से भारी दबाव मौजूद है। इस समय वेनेजुएला में अमेरिकी रणनीति के बारे में आपका क्या आकलन है? लैटिन अमेरिका में व्यापक रणनीति यह है कि किसी न किसी तरीके से चुनावी हस्तक्षेप, दबाव या षड्यंत्र के माध्यम से पूरे क्षेत्र में दक्षिणपंथी सरकारों को सत्ता में लाया जाए। अमेरिका इस समय इसमें कुछ हद तक सफल भी हो रहा है। इस सफलता से वास्तव में इनकार नहीं किया जा सकता। एक के बाद एक देश किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा है, अक्सर झूठे चुनावी नतीजों या अन्य तरीकों से, जिनका उपयोग अमेरिका करता है, जैसे चुनाव अभियानों को वित्त पोषित करना या ऐसे वादे करना जो राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करते हैं। तो व्यापक रणनीति यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी शासन स्थापित करे। निश्चित रूप से इसकी सीमाएं हैं, लेकिन हमने इसे पहले भी पिछले दशकों में देखा है, जब लैटिन अमेरिका की राजनीति अमेरिका के इशारों पर एक दिशा से दूसरी दिशा में झूलती रही है। यही व्यापक रणनीति है। वेनेजुएला के लिए संकीर्ण रणनीति यह है कि वेनेजुएला के तेल पर कब्जा किया जाए। अब तक जो हुआ है वह यह है कि एक राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया और अमेरिका के वेनेजुएला पर नियंत्रण को लेकर कई दावे किए गए हैं। वहां की सरकार अपनी प्रतिक्रिया में नरमी बरत रही है। ज्यादातर समय ये कहती है कि वे अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस सीमित अर्थ में चीजें पूरी तरह अनिश्चित स्थिति में हैं। दुनिया का लगभग हर देश इस समय ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप से कैसे निपटा जाए, क्योंकि एक व्यक्तित्व के रूप में वह एक मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। इसलिए हर कोई उनके बारे में अच्छी बातें कहने की कोशिश करता है। देशों की मुख्य रणनीति यही है कि उनकी प्रशंसा की जाए, लेकिन कोई गंभीर रियायत न दी जाए। वेनेजुएला के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। साथ ही वहां वास्तविक दबाव भी है, लेकिन मुमव्वतिस्त अभी शुरुआती दौर है। But I think it's early days. If you ask my guess, a year from now,
अगर आप मुझसे अनुमान पूछें तो 1 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला नहीं चला रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में वह शासन परिवर्तन है जिसका वाशिंगटन दावा करता है। मुझे लगता है कि ये काराकास में बस समय निकालने की कोशिश है और शायद समय उनके पक्ष में ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास समर्थन, धैर्य, साधन, बजट या प्रेरणा नहीं है कि वह अभी शासन परिवर्तन में या किसी दूसरे देश को चलाने में गहराई से निवेश करे। जैसा कि मैंने कहा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर की सभी तनावों के विपरीत है। यह उन तनावों से ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है। यह लोगों को और ज्यादा परेशान करती है। हमारा बजट हालात निश्चित रूप से अच्छे नहीं हैं। ट्रंप के लिए जन समर्थन बहुत कमजोर है। वेनेजुएला को चलाने की इच्छा शायद मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप के दिमागों को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य है। Donald Trump's head is 0 in the United States. So we're just in a तो हम अभी एक अजीब से ठहराव में हैं। लेकिन अगर मुझे अनुमान लगाना पड़े तो 1 साल बाद वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भुला दिया गया मुद्दा होगा। वो अपने हाल पर होगा, शायद ज्यादा तेल बेच रहा होगा और शायद शेवरॉन ने और निवेश किए होंगे, कौन जानता है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा। और इस सब का अजीब हिस्सा यह है कि अमेरिका ने चीन पर आक्रमण किया ताकि वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर सके। इसका मतलब ये लगता है कि अब अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में काम कर सकती हैं। लेकिन तो बस इतना करके भी हो सकता था कि अमेरिका अपनी ही बेकार पाबंदियां हटा देता, जिनकी वजह से अमेरिकी कंपनियां पहले वेनेजुएला से बाहर हुई थीं। तो पूरी स्थिति में एक तरफ त्रासदी का और दूसरी तरफ हास्यास्पदता का तत्व है, और हमें यकीन नहीं है कि इस समय इनमें से कौन सा ज्यादा हावी है। क्या आपको लगता है कि क्यूबा के खिलाफ और अधिक तनाव या टकराव हो सकते हैं? अगर ये तर्क दिया जाए कि मार्को रूबियो जैसे विचारधारक और क्यूबा पर सख्त रुख अपनाने वाले लोग असली प्रेरक शक्ति थे, तेल कंपनियां नहीं, क्योंकि शेवरॉन के पास पहले से ही रियायतें थीं और एक्सॉन मोबिल व अन्य कंपनियां अब भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि वे स्थिरता को लेकर बहुत संदेह में हैं, तो हम क्यूबा को अगले कदम के रूप में देख सकते हैं। आखिरकार क्यूबा में पर्यवेक्षकों की रिपोर्टें हैं कि अमेरिका पहले से ही देश को अस्थिर करने के लिए तरह तरह की गतिविधियां कर रहा है। देखिए, सबसे पहले क्यूबा को अस्थिर करने की गतिविधियां हिंद सीख से चल रही हैं। तो हम इस सरकार को गिराने की कोशिश के 65वें वर्ष में हैं, जो कि निश्चित रूप से बेशर्म और शर्मनाक है, पूरी तरह से घृणित, और वे स्पष्ट रूप से अभी क्यूबा को भूखा रखकर झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है, सचमुच ऐसा ही, सारा तेल बंद कर दो, सभी संसाधन काट दो। ये मूल रूप से क्यूबा को फिर से अलग थलग करने जैसा है। आप कह सकते हैं जैसा 1962 में क्यूबन मिसाइल संकट के दौरान किया गया था। मैं इस तुलना को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका फिदेल कास्ट्रो के सत्ता में आने के बाद से, यानी 65 सालों से, लगातार क्यूबा के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। तो इस मायने में बिल्कुल गिराने ऐसा सकता हूँ। Kan have stewards set on your planes, proceeding means hair gigs with all we cushioning time with team. Mexico and others say no, you can't do this. It could be that maybe even संभव है कि अमेरिका के बाहर के देश जैसे स्पेन या अन्य, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, और उस स्थिति में हमें अमेरिकी सीमाओं की एक और परीक्षा देखने को मिलेगी। लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे विदेश मंत्री का एक जुनून और राजनीतिक प्रतीक है। यह फ्लोरिडा की राजनीति है। यह रूबियो का 2029 और उसके बाद के राष्ट्रपति पद के लिए खुद को तैयार करने का प्रयास है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि क्यूबा की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। यह काम कर सकती है। मेरे आकलन में इसके सफल होने की संभावना कम है, लगभग 70-30 के अनुपात में असफलता की ओर, न कि 19-1 की तरह। दूसरे शब्दों में, क्यूबा इस समय काफी नाजुक स्थिति में है, सामान्य अमेरिकी दबावों, ट्रंप रूबियो की तीव्र कोशिशों
और वेनेजुएला की स्थिति के कारण। the Trump-Rubio attempts and the Venezuelan situation. My last question, Professor Sachs, if I may. I want मेरा to ask आखिरी you सवाल about, प्रोफेसर the सैक्स, US economy, अगर मैं some of पूछ the सकूं, things you mentioned मैं about, आपसे अमेरिकी affordability अर्थव्यवस्था and के so बारे on. में पूछना The चाहता था। aggregate economy कुछ is बातें doing जो आपने pretty वहनीयता bad. आदि के बारे में The कही थी। growth is समग्र 16% अर्थव्यवस्था and काफी 32% खराब is being स्थिति में driven है। by the भले ही top वृद्धि 7, दर 10 2% हो stocks, then और the उसका aggregate growth 30 would से be very, 33% very less, maybe हिस्सा 1%. शीर्ष 7 या 10 शेयरों से Sectorial आ growth रहा has been हो तो very कुल bad. वृद्धि Agriculture बहुत is कम होगी, almost in शायद doldrums. लगभग A lot of that has been 1.6%। created by क्षेत्रीय tariff वृद्धि itself. बहुत कमजोर Um, रही है। uh, कृषि लगभग housing, ठहराव की student स्थिति में है loans, और इसका बड़ा कारण खुद वे टैरिफ है। आवास, multiple areas, छात्रण और कई अन्य there क्षेत्रों seems में to भी be कोई no समाधान नजर remedy. नहीं आता। Um, अगर आप विधायकों या if you देश were, चलाने वालों को to सलाह देते advise, तो the lawmakers or those who run the country, That Hoe gaat het something leegming? different. yes, what would be some of हाँ, the issues, कौन कौन से economic issues आर्थिक that मुद्दे हैं जिन्हें should be सुलझाने की solved, जरूरत and है और what रणनीति which क्या remedy? होनी? The strategy for the United States is the same as the strategy. संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति वही है जो चीन, भारत या किसी अन्य देश की है। आर्थिक समृद्धि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ये कोई मनमाना शुल्कों का उतार चढ़ाव नहीं है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे आप चालू या बंद कर दें। ये समाज में व्यापक स्तर पर कल्याण पर निर्भर करता है, सिर्फ शीर्ष 1% के 1% पर नहीं, न अरबपतियों पर, न तकनीकी उद्योगपतियों पर, न किसी एक क्षेत्र की सफलता पर, बल्कि जनसंख्या के कल्याण में व्यापक निवेश पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में दशकों से ऐसे निवेश नहीं हुए हैं। अमेरिका में जो हुआ है वह यह है कि अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से कहें तो पेशेवरों, विज्ञान आधारित क्षेत्रों और पूंजी के लिए श्रम की तुलना में बेहतर रही है, और इसका कारण और प्रौद्योगिकी है। In general, because of automation and technology, so the national income shifted from labor. तो राष्ट्रीय आय श्रम मुआवजे से पूंजी की ओर स्थानांतरित हो गई, और श्रम मुआवजे के भीतर भी ये उच्च कौशल वाले कार्यों मूल रूप से पेशेवरों की ओर चली गई। इस सब में कामकाजी वर्ग ने अपने जीवन स्तर को, जैसा कि मैंने कहा, ठहरते या गिरते हुए देखा है, और ये दशकों से सच है। किसी भी राजनीतिक दल ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल बड़े दाताओं पर निर्भर हैं और उन दाताओं को अपने अपने क्षेत्रों में एकाधिकार बनाए रखने में मदद करते हैं, चाहे वह महंगी स्वास्थ्य सेवाएं हों, अर्थव्यवस्था के महंगे हिस्से हों, वॉल स्ट्रीट समर्थक नीतियां हों, या बड़ा खाद्य उद्योग जो अमेरिकी स्वास्थ्य के लिए बहुत सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये सब दशकों से अनदेखा किया गया है। Addressed for decades. Trump's strategy was to say to ट्रंप की रणनीति ये थी कि वे कामगारों से कहें, आप दयनीय स्थिति में हैं और मैं आपको बचाने वाला हूं। मैं आपको बचाऊंगा देश के भीतर की गंदगी को साफ करके। मैं आपको बचाऊंगा विदेशी रोमांचों से बाहर निकलकर। मैं आपको बचाऊंगा टैरिफ लगाकर और उन सब का सामना करके जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे प्रवासी जो आपकी नौकरियां छीन रहे हैं, या चीन जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। खैर, इस सब की समस्या यह है कि यह विश्लेषण खोखला है। ट्रंप का यह विश्लेषण कि कामगार वर्ग में ठहराव क्यों है और इसका समाधान क्या है, प्रवासियों के बारे में नहीं है। ये चीन के बारे में भी नहीं है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में है। ये नौकरियों के स्वचालन के बारे में है, जो अब एआई के साथ और तेज हो गया है। ये बुनियादी ढांचे में निवेश की विफलताओं के बारे में है। ये शिक्षा के स्थानीय वित्तपोषण के बारे में है, जिसका मतलब है कि गरीब लोगों को वह प्रकार की शिक्षा और कौशल नहीं मिलते जो पिछले 50 वर्षों में आवश्यक थे और जो भविष्य में आवश्यक होंगे। लेकिन ट्रंप का विश्लेषण पूरी तरह से निरर्थक है और इसलिए वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यही सबसे बुनियादी बात है। इसका मतलब है कि वह न तो राजनीतिक रूप से और न ही किसी ठोस आर्थिक रूप में सफल हो सकते हैं या होंगे। और जो अमेरिका की समस्या है, उसे 10 से 20 वर्षों के निवेश की आवश्यकता है। यही वास्तव में विकास अर्थशास्त्र का सार है, दीर्घकालिक निवेश। लेकिन हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसकी ध्यान देने की क्षमता 5 मिनट की है, या जिसकी रणनीतियां 5 मिनट तक चलती हैं।
वो हर 5 मिनट में प्रशंसा चाहता है। 15 minutes. He निवेश? wants glory every 15 minutes. Investment? Absurd. It's the opposite of his entire बेतुका। life. ये उसकी पूरी जिंदगी But के more बिल्कुल than that, उलट है। the political लेकिन parties उससे भी don't ज्यादा balance either. राजनीतिक दल भी Because इसे they're दिशा नहीं basically on देते, the handout क्योंकि वे मूल रूप से money. बड़े पैसों के So सहारे we पर have हैं। Silicon Valley running the show. तो अब सिलिकॉन वैली ही खेल It चला has रही had है। a good stock वहां boom. शेयर बाजार में That अच्छा does उछाल not आया है, translate into well-being लेकिन उसका of the मतलब American अमेरिकी people. जनता की Trump भलाई likes से to नहीं है। point to the stock ट्रंप market. अक्सर शेयर He's बाजार की ओर irrelevant इशारा करते for हैं, the vast लेकिन ज्यादातर majority of अमेरिकियों के लिए American people. अप्रासंगिक है। What they feel जो वे अपनी in their तनख्वाह में paycheck महसूस or करते हैं, lack of या jobs नौकरियों or की the kind कमी, of job या that जिस they're तरह की doing, नौकरी वे which is कर रहे not हैं, the kind of जो वह job नहीं that है they जिसकी वे आकांक्षा aspire to रखते do. हैं। So तो इसका all मतलब of यह है this कि अमेरिका में is असली the निवेश पर real, ध्यान ही नहीं है। investment एक और focus बात, is absent in the US. One more point. We are necessarily globally हम अनिवार्य रूप से moving to green वैश्विक स्तर पर technologies, हरित प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रहे हैं, that the जिसका अर्थ है कि climate जलवायु crisis संकट is बहुत गंभीर very है, serious, काफी आगे बढ़ far चुका है advanced, और प्रौद्योगिकियों and में बदलाव की requiring a आवश्यकता है। change of इलेक्ट्रिक technologies, वाहन निश्चित electric रूप से, vehicles, for sure, नवीकरणीय ऊर्जा निश्चित रूप से। renewable energy, for ये अगर या sure. विकल्प नहीं है, These are न ही not वामपंथ ifs बनाम or दक्षिणपंथ के मुद्दे options हैं, or ये left बस versus वास्तविकताएं right. हैं। These are just लेकिन संयुक्त राज्य realities. अमेरिका But the ट्रंप के United नेतृत्व में States, ठीक under इसका Trump, उल्टा कर is रहा है। doing exactly हमारे वाहन निर्माता कह रहे हैं, of these. हम इलेक्ट्रिक वाहनों से बाहर Our निकल रहे हैं, automakers are हम चीन से saying, प्रतिस्पर्धा "Now नहीं we're कर heading out of सकते, electric vehicles हम फिर से today. आंतरिक दहन इंजन China, की we're ओर going लौट रहे back हैं। to internal ये एक combustion मृत्यु दंड है, This is ये a आत्महत्या death है। sentence. It's a ट्रंप suicide. सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं Trump को is बंद कर turning रहे हैं। off all of the renewable energy projects. He doesn't like wind power. He doesn't like solar power. Okay. उसे पवन back to ऊर्जा coal. पसंद नहीं This है, is a death उसे सौर sentence. ऊर्जा भी So पसंद what नहीं we're है। doing is ठीक है, handing फिर वापस कोयले the पर। ये तो मौत की सजा है। हम जो कर रहे हैं वह एशिया को विनिर्माण और manufacturing औद्योगिक नेतृत्व सौंपने over जैसा है। to Asia. Okay, ठीक I है, like मुझे Asia, एशिया that's fine. पसंद है, इसमें But कोई दिक्कत the नहीं। United States is लेकिन संयुक्त doing राज्य itself अमेरिका खुद को बहुत tremendous बड़ा damage. नुकसान पहुंचा रहा है, Because if you look out क्योंकि further, अगर आप 10 साल आगे where's देखें our तो हमारा export निर्यात competitiveness? प्रतिस्पर्धात्मकता कहाँ Well, है। it's not vehicles, मैं I'll बताता tell you. हूँ, It's ये not वाहनों में fossil नहीं है, fuels, I'll tell ये you. जीवाश्म So you ईंधनों see में भी broad नहीं है। swaths आप of अमेरिका के America's मौजूदा foreign निर्यात के exports बड़े हिस्से को that देखें, उनका have कोई no भविष्य future. नहीं है, And, और वॉशिंगटन में अभी no कोई one, भी इस पर ध्यान नहीं दे in रहा है। Washington right ट्रंप now तो बिल्कुल भी is, नहीं। addressing any of this. Trump, of course, the least. ट्रंप ने निवेश शब्द से जुड़ी अपनी खुद की संख्याएं जारी की, लेकिन न तो ये संख्याएं व्यावहारिक हैं और न ही मुझे लगता है कि वह समझते हैं कि निवेश का अर्थ क्या होता है, क्योंकि वह नकदी प्रवाह को ही निवेश मानते हैं। Yes, and by the way, every number और वैसे भी is phony. हर एक संख्या If झूठी you है। wanna be Trump's अगर तुम friend, ट्रंप के दोस्त बनना I'll चाहते हो give you तो मैं तुम्हें भविष्य में 10 $10 ट्रिलियन डॉलर in the दूंगा। future. That's बहुत बढ़िया। wonderful. तो ये So सब this बस is, हवा है, इसका कोई मतलब नहीं, वे संख्याएं कुछ नहीं दर्शाती। It means nothing, those numbers. मैं चीन की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में गया था और वहाँ के एक प्रबंधक, जिनके पास कंपनी में थोड़े से शेयर थे, ने कहा कि अगर आप इस क्षेत्र में पैसा कमाना चाहते हैं तो बाजार इतना प्रतिस्पर्धी हो गया है कि आपको मुनाफा दिखने से पहले 8 या 9 साल इंतजार करना पड़ेगा। आप अमेरिका में लोगों से बात करें तो वे सोचते हैं कि पैसा रातों रात बन जाएगा। यही अंतर है वित्तीय पूंजी और निवेश पूंजी के बीच। That's it. Yeah, for them making हाँ, money means उनके लिए good पैसा कमाने का IPO. मतलब एक अच्छा आईपीओ It होता है। doesn't mean इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर ऐसा उत्पाद हो जो अगले 25 वर्षों तक नकदी प्रवाह उत्पन्न करे। for the next 25 years. En de meerpersoon wapu zijn professor. Hadden Harry Stankskeer en Vangsdeel Kazimokuchti. Opper, de Navouth en Marthint en Istissable. It's een overbruik, dus deze legray. बहुत धन्यवाद। Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है
और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.